Welcome students on my YouTube channel RS Aspirants. Today we are going to discussing about the chapter acid base and salt of the class 10. ठीक है, so इसमें हम एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे पहले, फिर बेसिस और फिर सम कॉमन सॉल्ट्स पढ़ेंगे. ठीक है, तो देखते रहिए चैप्टर में क्या क्या आता है, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज मेंशन इन द कमेंट सेक्शन. लेट्स गो. So what is an acid? An acid is a hydrogen containing substance that is capable of donating a proton, that is hydrogen ion, to another substance. इसका मतलब क्या है कि एसिड क्या होते हैं? एसिड्स वो होते हैं जो H पॉजिटिव आयंस को डोनेट करें. ठीक है, H पॉजिटिव आयंस को जो डोनेट करते हैं या रिलीज करते हैं. जैसे इन H पॉजिटिव आयंस को ही हम प्रोटॉन भी बोलते हैं या हाइड्रोजन आयन हम इनको बोलते हैं. हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, मतलब हाइड्रोजन का ये आयन है एक. ठीक है, एसिडिक सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड. अब ये लिटमस पेपर क्या होता है? ये एक टाइप का इंडिकेटर होता है जिसको हम यूज करते हैं ये चेक करने के लिए कि कोई सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है. ठीक है, उसको लिटमस पेपर बोलते हैं, उसको इंडिकेटर बोलते हैं. ये जो लिटमस पेपर होता है इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है लाइकन से. ठीक है, सो जो एसिड्स होते हैं वो क्या करते हैं? ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं. अब आपको इसको याद कैसे करना है? जैसे एसिड है, ये क्या करता है? ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करता है. तो A और B, मतलब B से क्या बनेगा हमारे पास? R बनेगा. यहां से याद रखना, एसिड जो है वो क्या कर रहा है? B, मतलब ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर रहा है. दो ही केसेस होंगे, तो ब्लू होगा या रेड होगा. तो A B याद रखना, एसिड क्या करता है? ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करता है. नेक्स्ट एग्जांपल्स क्या आ जाते हैं एसिड के? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड. बहुत सारे टाइप के हमारे पास एसिड्स है. ये जो हमारे पास एसिड्स होते हैं, HCl हो गया, HNO3 हो गया, ये हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं. ठीक है, इसके बाद जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं वो कुछ एसिड स्ट्रॉन्ग हमारे स्टमक में भी मिलते हैं. जैसे हमारे स्टमक में होता है HCl. ठीक है, HCl का काम क्या होता है? जो हमारे स्टमक में मिलता है HCl, इसका काम होता है बैक्टीरियाज को किल करना. ठीक है, और कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जैसे पैप्सिन्स वगैरह होते हैं बॉडी के अंदर, उनको एक्टिवेट करना. ठीक है, तो HCl फूड को डाइजेस्ट कराने में हेल्प करता है इन आवर स्टमक. इसके साथ साथ हमारी बॉडी में एक एसिड मिलता है, दैट इज द लैक्टिक एसिड. ठीक है, ये प्रोड्यूस होता है. कब प्रोड्यूस होता है? जब आप एक्सरसाइजिंग करते हो, रेस करते हो, तो आपको पता है कि आपके लेग्स में पेन होता है. तो जब वो पेन होता है उसका रीजन है कि लैक्टिक एसिड. ठीक है, लैक्टिक एसिड के कारण आप जब जैसे हैवी एक्सरसाइजेस वगैरह करो तो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, उसी के कारण हमारी बॉडी में पेन होता है. ठीक है, सो दीज आर द एसिड्स. एसिड्स क्या होंगे? H पॉजिटिव आयन जो डोनेट करता है, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है. एग्जाम्पल्स हो गए HCl, HNO3. हमारी बॉडी में दो टाइप के एसिड्स मिल रहे हैं, एक HCl मिल रहा है, एक लैक्टिक एसिड मिल रहा है. नेक्स्ट वी आर स्टडिंग अबाउट द बेस. So next is what is an acid. Okay, एसिड क्या होते हैं? विच आर सॉर इन टेस्ट, जो खट्टे होते हैं. ठीक है, जैसे आप नींबू लिया आपने, नींबू खट्टा होता है तो वो भी एसिड हो गया. आपके कर्ड में भी एसिड होता है. ठीक है, सो नेक्स्ट ये क्या करते हैं? लिटमस पेपर को, जो लिटमस होता है वो एक टाइप का इंडिकेटर होता है. ठीक है, जो हमें ये इंडिकेट करता है कि कोई सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है. ठीक है, तो जो लिटमस को एसिड्स होते हैं, ब्लू लिटमस पेपर को वो किस में कन्वर्ट कर देते हैं? रेड में कन्वर्ट कर देते हैं. ठीक है, याद रखना, एसिड्स क्या करते हैं? ब्लू को रेड में कन्वर्ट करते हैं. तो ये A से B, मतलब ब्लू से रेड में कन्वर्ट करते हैं. इस तरह आप रिलेट करके इसको लर्न कर लेना. When dissolved in water, जब आप एसिड्स को वाटर में डिसोल्व करते हो तो ये डिसोशिएट हो जाते हैं और H पॉजिटिव आयन, दैट इज प्रोटॉन, को डोनेट कर देते हैं. ठीक है, एग्जाम्पल्स हमारे पास आते हैं HCl, HNO3, H2SO4. ठीक है, आपके ये एसिड्स है. ऐसे लैक्टिक एसिड हो गया. ठीक है, जैसे हमारे स्टमक के अंदर एक स्ट्रॉन्ग एसिड मिलता है, वो है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. इसका काम क्या होता है? जो भी बैक्टीरिया वगैरह हमारे फूड में प्रेजेंट होते हैं उसको डिस्ट्रॉय करना
और डाइजेशन में हेल्प करता है ये, ठीक है। इसके साथ साथ हमारी बॉडी में एक और एसिड मिलता है जो कि है लैक्टिक एसिड। जिस टाइम पे हम एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, हैवी स्ट्रेनस वर्कआउट करते हैं, तब हमारे बॉडी में दर्द होता है, क्रैम्प्स होते हैं। क्रैम्प्स किस कारण आते हैं? वो लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन के कारण आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास बेस। नेक्स्ट इज बेस। सो बेस आर द केमिकल सब्सटेंसेस विच आर बिटर इन टेस्ट। ये क्या होते हैं? कड़वे होते हैं। जैसे आपके पास बेकिंग सोडा होता है, बेकिंग सोडा कड़वा होता है, ठीक है। सोपी टू टच मीन्स अगर आप थोड़ा सा बेकिंग सोडा अपने फिंगर्स के बीच में ऐसे लो और उसको थोड़ा सा रब करो तो आपको ये सोपी टू टच, बहुत स्लिपरी सा लगेगा, सोपी टू टच लगेगा, बिल्कुल सॉफ्ट सा, ठीक है। टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। ये क्या करता है? जो लिटमस पेपर होता है, रेड कलर के लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। बट अगर हमारे पास ब्लू लिटमस पेपर हुआ तो, अगर ब्लू लिटमस पेपर हुआ तो उसके कलर में कोई चेंज नहीं आएगा। ये सिर्फ क्या करता है? रेड लिटमस पेपर को ब्लू में करता है। अगर ब्लू लिया आपने तो उसके कलर में कोई चेंज भी नहीं होगा। उसके बाद अगर आप इसको वाटर में डिसॉल्व करते हो तो ये डिसोशिएट हो जाता है, किसमें? OH नेगेटिव आयन में। ये क्या प्रोड्यूस करेगा? OH नेगेटिव आयन। OH नेगेटिव आयंस होते हैं हमारे हाइड्रोक्साइड या हाइड्रोक्सिल आयंस, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है एल्कलीज। नेक्स्ट इज व्हाट आर एल्कलीज? एल्कलीज आर द बेसिस दैट आर सॉल्युबल इन वाटर। ये वो बेसिस होते हैं जो हमारे वाटर में सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। सो इसमें एग्जांपल्स हमारे पास आते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। जब आप इसको वाटर में डिसॉल्व करोगे तो ये किस में डिसोशिएट हो जाएगा? Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव आयन में, ठीक है। नेक्स्ट इज द पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज KOH और जब आप इसको वाटर में डिसॉल्व करोगे तो ये किस में डिसोशिएट हो जाएगा? K पॉजिटिव OH नेगेटिव। नेक्स्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आर CaOH होल ट्वाइस। जब आप इसको वाटर में डिसॉल्व करोगे देन इट इज डिसोशिएट इनटू Ca2 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, ठीक है। उसके बाद हमें पता है कि जितने भी एल्कलीज होते हैं वो सभी बेसिस होते हैं, ठीक है। ये ऑल एल्कलीज आर बेस। सभी एल्कलीज बेस होते हैं बट all bases are not alkali, ठीक है। सभी एल्कलीज बेस होते हैं पर सभी बेस जितने भी हैं वो सारे एल्कलीज नहीं होते, क्योंकि सभी बेस पानी में डिसॉल्व नहीं होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट आर सॉल्ट्स। सॉल्ट्स आर द रिएक्शंस बिटवीन एसिड्स एंड बेस। जो भी एसिड और बेस के बीच में रिएक्शंस होती हैं उससे सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। सो सॉल्ट्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस। एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन से जो भी फॉर्मेशन होगा दैट इज द सॉल्ट, ठीक है। और ये जो रिएक्शन होती है ना, जब एसिड और बेस कंबाइन करते हैं और सॉल्ट और वाटर की फॉर्मेशन करते हैं, इस रिएक्शन को बोला जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। जैसे हमने सुना है कि जैसे बी स्टिंग होता है, अगर बी हमें काट जाती है, ठीक है, तो उसके स्टिंग में एसिड प्रेजेंट होता है। अगर आप उस पर बेस अप्लाई कर लो तो वो न्यूट्रलाइज हो जाता है उसका इफेक्ट, ठीक है। सो दैट इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब एसिड की कॉम्बिनेशन बेस के साथ हो जाती है तो न्यूट्रलाइजेशन होता है, मतलब सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, ठीक है। यहां से हमारी सारी रिएक्शंस शुरू हो जाती हैं। सो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स और बेसिस में हमें देखना है कि एसिड और बेस की जब रिएक्शन करते हैं तो क्या फॉर्मेशन होता है, किस टाइप की रिएक्शंस हमारे पास इसमें आती हैं। तो सबसे पहले हमने क्या लिया, एसिड की रिएक्शन बेस के साथ की तो सॉल्ट और वाटर की फॉर्मेशन होती है। ये हम अभी पढ़ के आए हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसको बोला जाता है। अब इसके अंदर हमने कुछ कंडीशंस ले ली, जैसे कि अगर हमारा जो सब्सटेंस है वो ज्यादा एसिडिक है, मान लो कोई भी हमारे पास हमने केमिकल लिया वो ज्यादा एसिडिक है और बेसिक कम है, बेस कम है, एसिडिक ज्यादा है, तो आपको जो सॉल्ट की फॉर्मेशन होगी वो कैसी होगी, एसिडिक सॉल्ट होगा, ठीक है। मान लो स्ट्रॉन्ग एसिड आपने लिया है, ठीक है, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड लिया उसकी रिएक्शन वीक बेस के साथ कर दी तो आपके पास जो सॉल्ट फॉर्मेशन होगी वो कैसे सॉल्ट होगा, एसिडिक सॉल्ट की फॉर्मेशन होगी, ठीक है।
ऐसे ही अब अगर हम यहाँ पे क्या ले लें, वीक एसिड ले लें और स्ट्रॉन्ग बेस ले लें, तो आपके पास सॉल्ट कैसा बनेगा, बेसिक सॉल्ट बनेगा। ठीक है, जो स्ट्रॉन्ग होगा उसी टाइप का सॉल्ट हमारे पास बनेगा। जैसे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग क्या है, एसिड, तो एसिडिक सॉल्ट बन जाएगा। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग क्या लिया हमने, बेस लिया, तो बेसिक सॉल्ट फॉर्मेशन होगा। अब मान लो आपने दोनों स्ट्रॉन्ग ले लिए, स्ट्रॉन्ग ही एसिड ले लिया, स्ट्रॉन्ग ही बेस ले लिया, तो आपके पास जो सॉल्ट की फॉर्मेशन होगी वो न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा, ना तो एसिडिक होगा ना बेसिक होगा, दैट इज द न्यूट्रल सॉल्ट। ठीक है, ऐसे ही आपने क्या लिया, वीक एसिड और वीक बेस ले लिया, तो आपके पास यहाँ पे सॉल्ट जो बनेगा वो भी कैसा बनेगा, न्यूट्रल सॉल्ट की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो अब हमें इसकी रिएक्शंस देखनी है, इसके अंदर कौन कौन सी टाइप की रिएक्शंस आती हैं। सबसे पहले हमारे पास आती है रिएक्शन ऑफ एसिड विद द मेटल। अगर आप रिएक्शन करते हो एसिड की मेटल के साथ, मान लो कोई भी एसिड आपने ले लिया, HCl ले लिया, और मेटल आपने ले ली जिंक। ठीक, जिंक की रिएक्शन आपने मेटल एसिड के साथ कर दी, तो क्या बनेगा आपके पास यहाँ पे, उसकी आपको रिएक्शन देखनी है, कौन सी गैस रिलीज होगी। ठीक है, ऐसे ही रिएक्शन ऑफ एसिड विद द मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड के साथ अगर आप रिएक्शन कर रहे हो तब क्या होगा। ठीक है, उसके बाद आता है रिएक्शन ऑफ एसिड विद द मेटल कार्बोनेट और द मेटल बाइकार्बोनेट। इनकी रिएक्शंस हम अगर आगे फर्दर स्लाइड्स के अंदर करते हैं, अभी शुरू करते हैं। फर्स्ट इज द रिएक्शन ऑफ एसिड विद द मेटल। नेक्स्ट इज रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेस विद द मेटल। सबसे पहले हम देखते हैं एसिड और बेस की रिएक्शन मेटल के साथ। ठीक है, अगर एसिड या बेस रिएक्ट करते हैं मेटल के साथ, तब वो क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करते हैं। ठीक है, ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट रहती है केमिकल इक्वेशन। ठीक है, जैसे यहाँ पे चाहे एसिड हो या बेस हो, दोनों यही बनाएंगे, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेंगे। हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पे जिंक की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ की, तो किसकी फॉर्मेशन हो रही है, जिंक सल्फेट की फॉर्मेशन हो रही है। जो जिंक सल्फेट होता है ये क्या होता है, एक सॉल्ट है, और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर रहा है। ऐसे ही हमने बेस लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसकी रिएक्शन हमने जिंक के साथ की, तो क्या बन रहा है हमारे पास, सोडियम जिंकेट बन रहा है, ये भी सॉल्ट रहता है और ये हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है। आपकी एनसीईआरटी में एक एक्टिविटी दे रखी है, उसमें दिखा रखा है प्रॉपरली, देखो क्या है वो एक्टिविटी। हमने एक टेस्ट ट्यूब ली, टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने जिंक ग्रेन्यूल्स डाले और साथ में उसमें क्या डाल दिया, सल्फ्यूरिक एसिड को डाल दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ से जो भी इन दोनों के बीच में जो रिएक्शन होगी, तो वहां से क्या रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस। तो जो गैस यहाँ से रिलीज हो रही है हाइड्रोजन गैस, उसको आप एक डिलीवरी ट्यूब के थ्रू कहाँ पे कलेक्ट कर रहे हो, सॉप सॉल्यूशन में कलेक्ट कर रहे हो। तो अब गैस है वो बबल्स की फॉर्म्स में रिलीज होगी, यहाँ से बबल्स की फॉर्म्स में वो रिलीज हो रही है। देखो सॉप बबल्स फिल्ड विद हाइड्रोजन गैस, जो सॉप के बबल्स हैं वो किससे फिल्ड हो गए हैं, हाइड्रोजन गैस से फिल्ड हो गए हैं। अब जैसे ही आप चेक करोगे इसको कि ये कौन सी गैस है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे बर्निंग कैंडल लेके आओ। ठीक है, जो गैस रिलीज हो रही है उसके पास बर्निंग कैंडल जब लेके आओगे आप, तो वहां से कौन सी साउंड सुनाई देगी, पॉप साउंड रिलीज होगी। ठीक है, जैसे आपके क्रैकर्स में से आती है, ठीक है, जो छोटे क्रैकर्स होते हैं, वैसे साउंड यहाँ से रिलीज होगी, दैट इज नोन एज द पॉप साउंड। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो हाइड्रोजन गैस होती है वो कौन सी साउंड प्रोड्यूस करती है, पॉप साउंड के साथ वो रिलीज होती है। ठीक है, तो यहां से हमें पता चल गया कि एसिड और बेस जब मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो क्या फॉर्म करेंगे, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास आता है रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट विद द एसिड्स। जब हमारे मेटल कार्बोनेट्स या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तब किसकी फॉर्मेशन होती है। तो ध्यान रखना कि जो मेटल कार्बोनेट्स होते हैं और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स होते हैं, ये किसकी तरह एक्ट करते हैं, ये बेसिक नेचर होता है इनका, ये बेस की तरह एक्ट करते हैं। और हमें इतना पता है कि अगर हमारे एसिड्स बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तब किसकी फॉर्मेशन होगी, सॉल्ट और वाटर की फॉर्मेशन होगी। अब यहाँ पे जो कार्बोनेट्स होते हैं, तो कार्बोनेट्स में कौन सा ग्रुप आता है, CO3 ग्रुप आता है। देखो CO3 ग्रुप आता है, तो यहां से कार्बन डाइऑक्साइड इज द मस्ट कि वो रिलीज होगी ही होगी। ठीक है, दोनों केसेस में मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के केसेस में यहाँ पे कौन सी गैस रिलीज होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी।
सो फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे क्या लिया, सोडियम कार्बोनेट लिया Na2CO3। जब आप इसकी एसिड के साथ रिएक्शन कर रहे हो तो किसकी फॉर्मेशन हो रही है, यहाँ से सोडियम क्लोराइड NaCl, यहाँ से Na, यहाँ से Cl, NaCl, वाटर रिलीज होगा और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। नेक्स्ट आता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दैट इज द सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसकी रिएक्शन आप एसिड के साथ करते हो तो क्या बनेगा हमारे पास, सोल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। तो यहाँ से क्लियर होता है कि मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का नेचर कैसा है, बेसिक नेचर है। और जब एसिड इन बेसिक नेचर वाले कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट करेगा तब सॉल्ट और वाटर की फॉर्मेशन होगी। अब यहाँ पे कार्बोनेट्स है और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स है, तो यहाँ पे साथ में कौन सी गैस रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। इससे पहले वाले में हमारे पास क्या था, हम क्या कर रहे थे, मेटल की रिएक्शन कर रहे थे हम एसिड के साथ। तो यहाँ पे कौन सी गैस रिलीज हो रही थी, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही थी। हाइड्रोजन गैस का नेचर कैसा था, जैसे ही आप बर्निंग मैचस्टिक या फिर बर्निंग कैंडल उसके पास लेके आते हो तो वो कौन से साउंड प्रोड्यूस करती है, पॉप साउंड को प्रोड्यूस करती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद एसिड। जब आप मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन एसिड के साथ करते हो, याद रखना मेटल ऑक्साइड कैसा होता है, हमारा बेसिक नेचर का होता है। मेटल का ऑक्साइड कैसा होगा, बेसिक नेचर का होता है। इस पे भरपूर क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस इस पे पूछे जाते हैं। ठीक है, मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर का होता है। और नॉन मेटल का ऑक्साइड कैसा होगा, नॉन मेटल ऑक्साइड कैसा होगा हमारे पास, एसिडिक नेचर का होगा। आपके पास बहुत ज्यादा क्वेश्चंस, इसके पास से क्वेश्चंस पक्का पूछा जाएगा, एक्स वाई करके ऐसे क्वेश्चन कुछ भी पूछ लेगा। ठीक है, तो मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर का होता है। वो जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तब किसकी फॉर्मेशन करेगा, सॉल्ट की, और वाटर रिलीज होगा। अब देखो मेटल ऑक्साइड है, बेस है, ठीक है, और बेस जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट और वाटर की तो फॉर्मेशन होगी, मतलब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गई ये भी। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास आते हैं, जैसे मेटल ऑक्साइड हमने लिया कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, इसकी रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कर दी, क्या बना हमारे पास, कॉपर क्लोराइड जो कि सोल्ट है, और साथ में वाटर रिलीज हो गया। नेक्स्ट नॉन मेटल की रिएक्शन, आप नॉन मेटल का जो ऑक्साइड है उसकी रिएक्शन आपको बेस के साथ करनी है। अब देखो जो नॉन मेटल का ऑक्साइड होता है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो होता है वो एसिडिक नेचर का होता है। ठीक है, कैसा नेचर है इसका, एसिडिक नेचर है। तो जब बेस एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तब किसकी फॉर्मेशन होगी, सॉल्ट और वाटर की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास आता है जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हमने बेस लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसकी रिएक्शन किसके साथ कर दी, नॉन मेटल ऑक्साइड, मतलब एसिडिक नेचर के ऑक्साइड, एसिडिक नेचर वाले एक कंपाउंड के साथ। ठीक है, तो बेस की रिएक्शन आप एसिड के साथ कर रहे हो तब किसकी फॉर्मेशन हो रही है, सोल्ट और वाटर की फॉर्मेशन हो रही है। तो यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और साथ में वाटर रिलीज हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं नॉन मेटालिक ऑक्साइड और मेटालिक ऑक्साइड से। तो याद रखना नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक नेचर का होता है और मेटल ऑक्साइड कैसा होता है, बेसिक नेचर का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू एसिड्स एंड बेस हैव द सेम समथिंग कॉमन, क्या एसिड और बेस में कुछ कॉमन है। ये देखते हैं क्या कॉमन है। बोथ एसिड्स एंड बेस आर इलेक्ट्रोलाइट्स, दोनों एसिड हो या बेस हो दोनों इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होता है, जो आयंस को लिबरेट करे। ठीक है, हमें पता है कि एसिड कौन से आयंस लिबरेट करते हैं, एसिड देते हैं H पॉजिटिव आयंस और बेस कौन से आयंस देते हैं, OH नेगेटिव आयंस। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट्स तो है ये। ठीक है, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जिनमें आयंस होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, मींस उनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट एसिड्स एंड बेस बोथ प्रोड्यूस आयंस इन द वाटर सॉल्यूशन। तो ये तो कॉमन हो गया इनमें कि क्या कॉमन है, कि ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ये क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, और ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, आयंस प्रोड्यूस करते हैं। तो ये इनमें कॉमन हो गया। नेक्स्ट एसिड रिलीज हाइड्रोजन आयन, यस, एसिड को जब आप वाटर में डिसॉल्व करते हो तो वो कौन से आयंस लिबरेट करता है, हाइड्रोजन आयन, H पॉजिटिव आयंस को लिबरेट करेगा। ऐसे ही बेस क्या रिलीज करता है, बेस करता है OH नेगेटिव आयंस या हाइड्रोक्सिल आयन को रिलीज। जो प्रोसेस है एसिड को बेस के साथ मिक्स करने की,
मिक्सिंग ऑफ एसिड और बेस इन द वाटर ये कैसी होती है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। जब एसिड और बेस कंबाइन करते हैं तो ये एक एक्सोथर्मिक है, मींस हीट रिलीज होती है। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है। जिसने फर्स्ट चैप्टर मेरा नहीं देखा प्लीज जाके फर्स्ट चैप्टर को देखिए, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, ठीक है। सो वहां पे हमने पढ़ा हुआ है कि एक्सोथर्मिक क्या होता है, एंडोथर्मिक क्या होता है। तो एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं तो वो कैसी रिएक्शन आती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, ठीक है। क्या होता है जब एसिड और बेस को आप वाटर सॉल्यूशन में मिक्स करते हो, ठीक, क्या होगा, वो आयंस में डिसोशिएट हो जाएंगे, आयंस में टूट जाएंगे। एसिड्स क्या लिबरेट करेंगे, H पॉजिटिव आयंस, और बेस क्या लिबरेट करेंगे, OH नेगेटिव आयंस, ठीक है। Okay, next topic is types of acids and base. There are two types of acids and base on the basis of the concentration of H positive ion or OH negative ions. ठीक है, हम बताते हैं कि अगर प्रोटॉन का नंबर ज्यादा है, ठीक है, एसिड्स में देखते हैं हम प्रोटॉन का नंबर, मतलब H पॉजिटिव आयंस, H पॉजिटिव आयंस जो होते हैं उनको प्रोटॉन्स भी बोला जाता है, ठीक है। तो अगर H पॉजिटिव आयंस का नंबर ज्यादा है इन द केस ऑफ एसिड तो उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, और अगर H पॉजिटिव आयंस का नंबर कम है तो उसको बोलते हैं वीक एसिड, ठीक है। तो एक बार हम इसकी डेफिनेशन से गो थ्रू हो जाते हैं क्या क्या है। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, कंप्लीटली डिसोशिएट, मतलब ये वाटर में अगर आप किसी एसिड को डालोगे तो वो पूरी तरीके से टूट जाए, अगर डिसोशिएट हो जाए, जैसे HCl होता है वो कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाता है H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में, ठीक है, और कंटेन लार्ज नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस, दैट इज नोन एज द स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड के हमारे पास एग्जांपल्स कौन कौन आ जाते हैं, जैसे HCl हो गया, H2SO4 हो गया, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। नेक्स्ट आता है वीक बेस। वीक बेस इज नॉट कंप्लीटली डिसोशिएट इन द वाटर and contain less number of H positive और proton ions, जिसमें proton ions या H positive ions बहुत कम होते हैं as compared to the strong acid, उसको आप क्या बोलते हो, weak acids बोलते हो, ठीक है। एग्जांपल्स क्या आ जाएंगे हमारे पास, CH3COOH, ये होता है एसिटिक एसिड, ठीक है, ये किसमें डिसोशिएट होता है, CH3COO नेगेटिव और H पॉजिटिव आयंस के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, बेस। अब बेस को भी हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, फर्स्ट होता है स्ट्रॉन्ग बेस और नेक्स्ट होता है वीक बेस। तो स्ट्रॉन्ग बेस क्या होगा, जो कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाएगा वाटर में और ज्यादा हाइड्रोक्सिल आयन, इस केस में हम क्या चेक करते हैं, OH नेगेटिव आयंस, मींस हाइड्रोक्सिल आयंस को चेक किया जाता है, ठीक है, जिसमें हाइड्रोक्सिल आयंस का अमाउंट ज्यादा होता है उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। और वीक बेस क्या होता है, जिसमें हाइड्रोक्सिल का अमाउंट कम होता है, मतलब OH नेगेटिव का अमाउंट कम होता है और ये कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होते हैं, ये पार्शियली, आप इसकी जगह पे पार्शियली डिसोशिएशन भी लिख सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल क्या आएगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड और अमोनिया, ठीक है। अब इसी के बेस पे मैंने पीछे आपको एक रिएक्शंस कराई थी कि जब स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के साथ रिएक्ट करता है, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड से, तो ये इंपॉर्टेंट रहता है हमारे पास टॉपिक, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स वो सब्सटेंस होते हैं जो दूसरे किसी भी केमिकल का नेचर हमें बताते हैं कि कोई सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है, तो हमें किससे पता चलता है, वो इंडिकेटर से पता चलता है, ठीक है। तो इंडिकेटर्स आर द दो सब्सटेंस which helps to detect the nature of the other chemicals, मतलब आप इंडिकेटर्स का यूज करके ये बता सकते हो कि नेचर क्या है दूसरे केमिकल का, मतलब वो एसिडिक है या बेसिक है, ठीक है। जैसे हमारे पास इंडिकेटर के एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, लिटमस सॉल्यूशन हो गया, ठीक है, या फिर बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, जैसे हमारे पास जो लिटमस पेपर आता है, ठीक है, वो दो फॉर्म्स में आता है, एक तो होता है रेड लिटमस और दूसरा होता है ब्लू लिटमस पेपर, ठीक है। तो रेड लिटमस पेपर क्या करेगा, एसिड में रेड कलर का ही रहेगा पर बेस के अंदर वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे ही नेक्स्ट इंडिकेटर हमारे पास है ब्लू लिटमस पेपर। ब्लू लिटमस पेपर क्या करता है, एसिड्स के अंदर अगर आप एसिड्स में उसको डिप करते हो ब्लू लिटमस पेपर को, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड में, ठीक है। अगर बेस में डिप करते हो तो वो कैसा रहेगा, ब्लू ही रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है फिनोप्थिलीन।
फिनोल्फ्थालीन क्या करता है, कलरलेस रहेगा एसिड के अंदर, बेस के अंदर वो कैसा हो जाता है, पिंक कलर का हो जाता है। उसके बाद टर्मरिक, टर्मरिक हमारे पास एसिड्स के अंदर कोई चेंज शो नहीं करता, बेस के अंदर वो रेड कलर का हो जाता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास इंडिकेटर मिथाइल ऑरेंज, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज क्या करता है, एसिड्स के अंदर रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड्स को क्या कर देगा, अगर है वो तो रेड कलर में, और अगर बेस में है तो येलो कलर में, ठीक है। अब नेक्स्ट हम करते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, और नेक्स्ट उसके बाद करते हैं पीएच स्केल। अब इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन कैसे आता है, इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन ऐसे आएगा कि ए केमिकल when react with methyl orange gives red color, so आपको बताना कि what is the A, तो यहाँ पे A हमारे पास क्या रहेगा, यहाँ पे हमारे पास A क्या रहेगा, एसिड। अगर आपको ये टेबल लर्न होगी तभी आप इसको बता पाओगे, क्योंकि जो मिथाइल ऑरेंज है जब वो किसी सब्सटेंस के साथ मान लो एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो वो किस कलर में कन्वर्ट हो रहा है, रेड कलर में। तो इस टाइप से यहाँ पे ABC ऐसे करके क्वेश्चंस पूछ सकता है, ठीक है। और इनसे क्वेश्चंस आते हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट इज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी का मतलब होता है कि आप स्मेल से बता सकते हो, उसको स्मेल करके बता सकते हो कि क्या है, ठीक है। तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स आर दो सब्सटेंस हुज ऑर्डर्स चेंजेस इन एसिडिक और बेसिक मीडियम, मतलब जिनकी जो स्मेल होती है वो चेंज करती है एसिडिक और बेसिक मीडियम में, मतलब एसिडिक मीडियम में वो अलग तरीके से स्मेल करते हैं और बेसिक मीडियम में अलग तरीके से स्मेल आती है। तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम, ऐसे इंडिकेटर्स को क्या बोलते हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स बोलते हैं। इसके अंदर एग्जांपल्स क्या आएंगे, जैसे वेनिला, ऑनियन, अनियन, क्लोव्स, ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाते हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर के एग्जांपल्स आ जाते हैं। अब स्मेल ऑफ अनियन एंड द वेनिला डिमिनिश्ड इन द बेस, बेस के अंदर इनकी स्मेल कम हो जाती है और एसिड मीडियम में इनकी स्मेल एज इट इज रहती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो हमें सिर्फ नेचर ही नहीं बताएंगे कि कोई एसिडिक है या बेसिक है, एसिडिक और बेसिक की स्ट्रेंथ भी बताएंगे कि कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिडिक है, कौन सा वीक एसिडिक है, कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस है, कौन सा वीक बेस है, तो उसको बोलते हैं हम यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर से आपको नेचर भी पता चलता है और साथ में उसकी एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ का भी पता चलता है, इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर। अब हमारे पास इसमें एग्जांपल्स क्या आ जाते हैं, पीएच पेपर, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं पीएच पेपर के बारे में। पीएच पेपर में क्या होता है बच्चों, एक टाइप से ये स्केल की तरह ही होता है, पीएच स्केल आता है जैसे हमारे पास, ठीक है। इसमें क्या होता है, मार्किंग्स होती हैं, मिडल में 0 होता है, इधर एसिडिक स्ट्रेंथ होती है, इधर बेसिक स्ट्रेंथ होती है। 0 से लेके 14 तक होता है ये, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 और मिडल में क्या होता है 7, फिर 8 9 10 11 12 13 14 इस तरह होता है। जो सेवंथ नंबर होता है इसको बोलते हैं न्यूट्रल, जैसे वाटर जो होता है वो 7वें नंबर पे आता है। न्यूट्रल ना एसिडिक, वाटर ना एसिडिक होता है ना बेसिक होता है, वो न्यूट्रल होता है, ठीक है। अब 7 से अगर कम है तो उसको बोलते हैं एसिडिक, और 7 से अगर ज्यादा है तो उसको बोलते हैं बेसिक। अब याद रखना, जो कम हो रहा है इधर, मान लो कि 2 एसिड्स दे दिए हमें, एक का पीएच आया 1, एक का पीएच है 5, तो हमसे पूछ लिए कि इनमें स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, वीक एसिड कौन सा है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होगा, जिसका पीएच कम होगा। 1 वाला जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिडिक है और 5 वाला क्या है, वीक एसिड है, ठीक है। बेस के केस में क्या होता है, मान लो 2 बेस दे दिए, एक का पीएच 9 दे दिया, एक का पीएच 14 दे दिया, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग जो हमारे पास बेस होगा वो कौन सा होगा, जिसका पीएच 14 होगा, ठीक है। इनसे क्वेश्चन आता है, ये भी ध्यान रखना क्वेश्चन। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट हमारे पास आता है रेन वाटर के बारे में। हमें पता है कि एसिड रेन का नाम सबने सुना होगा, एसिड रेन। एसिड रेन क्या होती है,
जब हमारे इन्वायरमेंट में एसिडिक गैसेस ज्यादा हो जाती हैं तो वो इवेपोरेट होती हैं, ऊपर जाती हैं, ठीक है। एसिडिक गैसेस ऊपर जाती हैं, हल्की होती है गैसेस तो वो ऊपर जाएंगी, और ऊपर से जब रेन के साथ वो रिएक्ट करती हैं तो वो रेन के साथ जब एसिड्स रिएक्ट कर रहा है तो वो एसिडिक रेन बन जाती है, ठीक है। और एसिडिक रेन क्या करती है, कैंसर कॉज करती है, प्लांट्स में डिजीज आ जाती है, ठीक है। ह्यूमन स्किन कैंसर्स हो जाते हैं, एनिमल्स के अंदर भी डिजीज आ जाती है, ठीक है। हमारे जितने भी मॉन्यूमेंट्स होते हैं, स्टैच्यूज होते हैं, वो थोड़े येलोइश पे आ जाते हैं। जैसे हम सब ने देखा है कि ताजमहल का जो कलर था वो पहले प्योर व्हाइट था, बट अब वो येलोइश कलर हो गया है। वो किसके कारण हुआ है, एसिडिक रेन के कारण, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे रेन वाटर की बात कर रहे हैं। रेन वाटर में क्या होता है, वो स्लाइटली एसिडिक होता है नेचर में। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट में एसिड प्रेजेंट है। एसिड रेन वाटर के साथ डिसॉल्व होता है और वो क्या बना देता है, कार्बोनिक एसिड। इसीलिए हमारा जो रेन वाटर होता है वो स्लाइटली एसिडिक नेचर का होता है, ठीक है। नेक्स्ट अब हमारे पास आता है सॉल्ट। सॉल्ट पढ़ने से पहले हम बात करते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से ही सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है। तो अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, जब एसिड बेस के साथ कंबाइन करते हैं तो वो किसकी फॉर्मेशन करता है, सॉल्ट और वाटर की फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो अब एसिड्स जो है उसके भी टाइप थे, हमने पहले अभी किया था कि स्ट्रॉन्ग एसिड होता है या वीक एसिड होता है। ऐसे बेस के टाइप होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस होगा या वीक बेस होगा। तो हम उनकी रिएक्शंस देख लेते हैं एक बार। वैसे हमने कर चुके हैं हम ये, फिर भी हम दोबारा एक बार रिकैप कर लेते हैं उस चीज को। अगर हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड कंबाइन कर रहा है स्ट्रॉन्ग बेस के साथ तो सॉल्ट कैसा बनेगा, न्यूट्रल सॉल्ट प्लस वाटर रिलीज होगा ही होगा। नेक्स्ट आता है स्ट्रॉन्ग एसिड कंबाइन कर रहा है वीक बेस के साथ तो किसकी फॉर्मेशन होगी, एसिडिक सॉल्ट की फॉर्मेशन होगी और वाटर रिलीज होगा। नेक्स्ट अगर हमारा वीक एसिड कंबाइन कर रहा है स्ट्रॉन्ग बेस के साथ तो क्या बनेगा, बेसिक सॉल्ट बनेगा। जो स्ट्रॉन्ग होगा उसी का ही सॉल्ट बनेगा, जो स्ट्रॉन्ग है उसी का ही सॉल्ट बनेगा। दोनों स्ट्रॉन्ग है तो न्यूट्रल हो जाएगी रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं पीएच ऑफ द सॉल्ट। नेक्स्ट हमारे पास है पीएच ऑफ द स्केल, ठीक है, सॉरी pH of the salt. Salts of a strong acid and a strong base are neutral. ये हमने अभी किया था कि स्ट्रॉन्ग एसिड जब स्ट्रॉन्ग बेस के साथ कंबाइन करता है तो क्या बनाता है, न्यूट्रल सॉल्ट बनाता है। और न्यूट्रल सॉल्ट का जो pH होगा वो कितना होगा, 7 होगा। On the other hand, salts of the strong acid और the weak base, अगर कोई strong acid है और weak base के साथ कंबाइन कर रहा है तो उसका कैसा बनेगा, नेचर कैसा होगा उसका, एसिडिक होगा, क्योंकि जो चीज स्ट्रॉन्ग है उसी वही आएगा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड है तो एसिडिक सॉल्ट बनेगा और एसिडिक सॉल्ट का पीएच वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन 7 हो जाएगी। और अगर हमारे पास कोई स्ट्रॉन्ग बेस है और वीक एसिड है तो नेचर कैसा आएगा, बेसिक नेचर आएगा, ठीक है। और बेसिक नेचर की जो पीएच वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन 7 होती है, ठीक है। अब हम करते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ द सॉल्ट्स। जो सॉल्ट्स हमारे एनसीईआरटी के अंदर गिवन है अब हम उनको स्टडी करेंगे और बारी बारी से सभी सॉल्ट्स को देखेंगे, जो कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है अपने आप में, ठीक है। इनसे क्वेश्चंस पक्का मिलता है, ये भी ध्यान रखना, इनसे भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। सो नेक्स्ट इज द टाइप्स ऑफ द सॉल्ट। सो नेक्स्ट हम देख रहे हैं इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स जो हमारे एनसीईआरटी के अंदर गिवन है। फर्स्ट आता है हमारे पास कॉमन सॉल्ट जो हम खाते हैं, जैसे NaCl जो हो गया। नेक्स्ट आता है ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा और पीओपी मींस प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। जो पीओपी घरों में यूज की जाती है वही है ये पीओपी, ठीक है। तो इनके बारे में हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉमन सॉल्ट से, ठीक है, जिसका फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला क्या है, NaCl। सो फर्स्ट सोल्ट जो हमारे पास है दैट इज द कॉमन सोल्ट, और कॉमन सोल्ट का फॉर्मूला क्या होता है, NaCl होता है। सो ये कैसे बनता है, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, जब हम सोडियम क्लोराइड से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। जो सोडियम क्लोराइड होता है ना बेटा, उसको वाटर में जब डिसॉल्व किया जाता है तो वो ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं उसको, ब्राइन, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। ये क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ वाटर विद NaCl, ठीक है। तो ये किसमें टूट जाता है, टू फॉर्म द सोडियम हाइड्रोक्साइड। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, क्लोर एल्कली प्रोसेस, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोसेस। ये पूछी जाती है कि व्हाट डू यू मीन बाय द क्लोर एल्कली प्रोसेस।
देखो क्या होता है, जब हम NaCl में से इसकी रिएक्शन वाटर के साथ करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, करंट पास करते हैं, तो क्या होता है, ये किस में डिसोशिएट हो जाता है, क्या बना देता है, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस। तो देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, एक तो बन रहा है एल्कली, ये एल्कली होता है ना, वो बेस जो वाटर में डिसोल्व हो जाए उसको बोलते हैं हम एल्कली, ठीक है। तो ये बन गया एल्कली, और साथ में यहाँ पे कौन सी गैस रिलीज हो रही है, क्लोरीन, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्लोर एल्कली प्रोसेस क्या होती है, जब हमारा NaCl वाटर के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आप इसमें से इलेक्ट्रिसिटी को पास करोगे तो वो किसकी फॉर्मेशन करेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड की और क्लोरीन की, मतलब यहाँ पे एल्कली भी बन रही है, ठीक है, बेस भी बन रहा है, एल्कली बन रही है और साथ में क्लोरीन गैस प्रोड्यूस हो रही है, इसलिए इसको कंबाइन करके क्या बोल दिया जाता है, क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्वेश्चन मिलता है ये पेपर में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं यूजेस ऑफ NaOH। NaOH को, सोडियम हाइड्रोक्साइड को कहाँ यूज किया जाता है, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है अगर वो अपनी प्योर फॉर्म में है तो उसका कलर कैसा होगा, व्हाइट क्रिस्टल्स की फॉर्म में होता है, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, ठीक है, और ये ऑर्डरलेस होता है, इसकी कोई खुशबू कोई स्मेल नहीं होती है, ऑर्डरलेस रहेगा। अभी हमने देखी ये रिएक्शन सेम ही है, कैसे बनाया आपने NaOH, NaCl और वाटर की रिएक्शन करके और साथ में इलेक्ट्रिसिटी को पास करके, ठीक है। अब यूजेस देख लो, प्रिपरेशन ऑफ द सोप्स एंड डिटर्जेंट, ठीक है, साबुन बनाने के लिए, डिटर्जेंट्स बनाने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है मेकिंग द पेपर, और नेक्स्ट इज द यूजेस इन द आर्टिफिशियल फाइबर्स, यूजेस भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यूजेस है क्लोरीन के और हाइड्रोजन गैस के। नेक्स्ट हमारे पास आता है यूजेस ऑफ हाइड्रोजन और क्लोरीन, ठीक है। सो फर्स्ट हमारे पास है हाइड्रोजन के यूजेस, यूज्ड एज अ फ्यूल, हमको सबको पता है कि हाइड्रोजन गैस को एज अ फ्यूल यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है यूज्ड इन मार्जरीन। मार्जरीन क्या होता है, ये एक टाइप का आर्टिफिशियल मक्खन होता है जो किससे बनाया जाता है, वेजिटेबल्स या फिर एनिमल्स के फैट से बनता है, ठीक है, तो उसको बोला जाता है मार्जरीन, ठीक है, मीन्स आर्टिफिशियल बटर आप बोल सकते हो, ठीक है, आर्टिफिशियल बटर, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास आता है अमोनिया फॉर द फर्टिलाइजर्स। अब हम सबको पता है कि अमोनिया का एज अ फर्टिलाइजर्स हम यूज करते हैं, तो उसके साथ हाइड्रोजन की कोई रिएक्शन करके ऐसे फर्टिलाइजर्स में यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है यूजेस ऑफ द क्लोरीन। क्लोरीन को कहाँ पे यूज किया जाता है, वाटर ट्रीटमेंट में, हम सबको पता है पानी को साफ करने के लिए क्लोरीन का यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्विमिंग पूल्स में, जैसे हम स्विमिंग पूल वगैरह में सभी जाते हैं तो रिएक्शंस हो जाती हैं, ठीक है, आई रिएक्शन कर गई या कुछ भी, तो क्यों होती है, क्योंकि उस पानी को साफ करने के लिए, साफ दिखाने के लिए क्लोरीन उसमें ऐड किया जाता है, ठीक है। तो क्लोरीन को स्विमिंग पूल साफ करने के लिए वाटर ट्रीटमेंट में यूज कर रहे हैं। पीवीसी होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है, जो हमारी वायर्स होती हैं उसके ऊपर ब्लैक कलर से कोटिंग होती है, रबड़ की एक टाइप से ब्लैक कलर की कोटिंग होती है, उसी को ही बोला जाता है पीवीसी, ठीक है। डिसइंफेक्टेंट्स, मतलब जो हमारे ये कीड़े मकोड़े होते हैं उनको मारने के लिए डिसइंफेक्टेंट्स की फॉर्म में। सीएफसीज होते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जो गैस हमारी एसी में फिल होती है, ये जो गैस हमारे रेफ्रिजरेटर्स में फिल होती है उसको बोला जाता है सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, तो वहां पे भी क्लोरीन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है पेस्टिसाइड्स, दवाइयों में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट सॉल्ट इज ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, तो इसका जो केमिकल नेचर होता है, मतलब केमिकल फॉर्मूला जो होता है इसका ब्लीचिंग पाउडर का, वो होता है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, दैट इज द ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। तो इसकी फॉर्मेशन करनी है हमें, ये कैसे बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन अगर आप क्लोरीन गैस के साथ करा देते हो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन किसके साथ कर दी, क्लोरीन गैस के साथ कर दी, तब किसकी फॉर्मेशन होती है, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड की फॉर्मेशन होती है और वाटर रिलीज हो जाता है, ठीक है। अब यूजेस क्या है, इट इज यूज्ड फॉर ब्लीचिंग कॉटन, कॉटन को ब्लीच कर, जैसे हमारे कपड़े होते हैं, कॉटन के कपड़े होते हैं, तो उनको ब्लीच मतलब कलर देने के लिए, कलर निकालने के लिए उसलिए यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द केमिकल इंडस्ट्रीज, केमिकल इंडस्ट्रीज में इसका यूज किया जाता है। और इट इज यूज्ड फॉर द डिसइंफेक्शन ऑफ द वाटर, वाटर में से इंप्योरिटीज को हटाने के लिए इसका यूज किया जाता है,
नेक्स्ट यूजेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl के क्या यूजेस होते हैं? स्टील को क्लीन करने के लिए, अमोनियम क्लोराइड के लिए, और मेडिसिन्स और कॉस्मेटिक्स की फॉर्मेशन के लिए। नेक्स्ट ब्लीच, ब्लीच का कहाँ पे यूज किया जाता है? हाउस होल्ड ब्लीच, मतलब घरों में अगर कोई भी एजेंट्स के लिए, जैसे ब्लीचिंग पाउडर वगैरह का हम यूज करते हैं किसी में से कलर रिमूव करने के लिए, ठीक है, हाउस होल्ड घरों में भी इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है क्लोथ्स को ब्लीच करने के लिए, मीन्स कलर हटाने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है बेकिंग सोडा, ठीक है। बेकिंग सोडा क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट इज द बेकिंग सोडा, ठीक है। तो इट इज प्रोड्यूस्ड ऑन द लार्ज स्केल। हम इसको ज्यादा लार्ज अमाउंट में कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं? बाय द ट्रीटिंग कोल्ड एंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड NaCl की रिएक्शन आप किसके साथ कर दो? वाटर के साथ कर दो, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, ठीक है। तो देखो क्या क्या बोले ने, कोल्ड एंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, ये तो कोल्ड और कंसंट्रेटेड होना चाहिए, ठीक है। साथ में विद अमोनिया, अमोनिया के साथ हम इसकी रिएक्शन कर रहे हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जब ये चारों चीजें मिक्स होंगी तब ये किसकी फॉर्मेशन करेंगी? अमोनियम क्लोराइड और साथ में सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। ऑन ट्रीटिंग इट डिकम्पोज टू गिव द सोडियम कार्बोनेट, और जैसे ही आप इसको ट्रीट करोगे, जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, अगर आप इसको हीट करते हो तो ये किस में डिकम्पोज हो जाता है? सोडियम कार्बोनेट में, ठीक है। और हमें क्या देता है? वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाती है। अब यूजेस क्या होते हैं बेकिंग सोडा के? फर्स्ट इसका जो यूज है, इट इज यूज्ड एज एन एंटासिड्स। एंटासिड्स मतलब हमारे कई बार क्या होता है, हम ये फास्ट फूड ज्यादा खा लेते हैं तो एसिडिटी हो जाती है स्टमक में, तो उसको ट्रीट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? बेकिंग सोडा यूज करते हैं, ठीक है। तो इट इज यूज्ड एज एन एंटासिड टू ट्रीट एसिडिटी इन द स्टमक। इट इज यूज्ड टू मेक बेकिंग पाउडर्स, जिसका बेकिंग पाउडर का यूज किसके लिए किया जाता है? केक्स बनाने के लिए, ब्रेड्स बनाने के लिए, तो वहां पे हम बेकिंग सोडा का, बेकिंग पाउडर का यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट इज वॉशिंग सोडा, ठीक है। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या रहेगा हमारे पास? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ठीक है। तो ये कैसे बनता है हमारे पास? हमने अभी किया था बेकिंग सोडा, ठीक है। बेकिंग सोडा था NaHCO3, जब आप इसको हीट कर दोगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट में। और सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन अगर आप 10 वाटर मॉलिक्यूल के साथ कर दोगे तब किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट की, मींस वॉशिंग सोडा की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो द केमिकल नेचर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज सोडियम कार्बोनेट, और इसके यूजेस क्या रहेंगे? यूज्ड इन द ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज। ग्लास बनाने के लिए, सोप बनाने के लिए, पेपर इंडस्ट्रीज में हम इसका यूज करते हैं। और कहाँ पे यूज किया जाता है? कुछ कंपाउंड्स बनाने के लिए, सोडियम के कंपाउंड्स बनाने के लिए, सच एज द बोरेक्स। आप +1 में इसको पढ़ोगे, अगर जो भी केमिस्ट्री लेगा बच्चा तो वो बोरेक्स बीट टेस्ट पढ़ता है +1 के अंदर, ठीक है। तो वहां पे आपको इसके बारे में, यहाँ पे सिर्फ जस्ट नाम याद रखना कि बोरेक्स में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है यूज टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। कई बार हमारा वाटर इतना ज्यादा हार्ड हो जाता है कि सिंपल बॉइलिंग मेथड से आप उसकी हार्डनेस को रिमूव नहीं कर सकते, तो वहां पे आप क्या यूज करते हो? वॉशिंग सोडा का यूज करते हो, ताकि परमानेंट हार्डनेस को आप उसकी हटा सको, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। नेक्स्ट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस इन द शॉर्ट फॉर्म हम बोलते हैं POP, ठीक है। जो हमारे घरों में हम POP मोल्डिंग वगैरह करते हैं ना, तो वही हमारे पास प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। इसका फॉर्मूला क्या रहेगा? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट मतलब इसमें ½ H2O यूज होता है, इसलिए इसको हेमी फॉर्म बोल दिया, ठीक है। तो द केमिकल नेचर ऑफ POP इज कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इट इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग जिप्सम। जिप्सम का फॉर्मूला क्या रहेगा? CaSO4.2H2O, ठीक है। ये जिप्सम होता है। जिप्सम से क्या बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, ठीक है। जब आप इसको हीट करते हो ना, जिप्सम को हमने हीट किया, ठीक है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CaSO4.12H2, और साथ में यहाँ पे 3:12H2O वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज हो जाते हैं, ठीक है।
ऑन हीटिंग इट लूज वाटर मॉलिक्यूल्स एंड बिकम द कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो यूजेस क्या रहेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस के? इट इज यूज्ड टू फिक्स द गैप्स, मतलब कई बार वॉल्स में या बिल्डिंग्स में गैप्स जो बन जाते हैं उनको फिल करने के लिए हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करते हैं। ठीक है, ऑर्नामेंट्स में सजावटी जो पॉट्स वगैरह आते हैं, ठीक है, मार्केट में मिलते हैं, उनके वो भी प्लास्टर ऑफ पेरिस से बने होते हैं। डेकोरेटिव मटेरियल में इसका यूज किया जाता है। और डिजाइनिंग प्रोडक्ट्स को डिजाइन करने के लिए, ताकि फायर प्रोटेक्शन सिस्टम से वहां पे इसका यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर। सो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मींस क्या होता है हमारे पास? हैविंग अ कांस्टेंट रेंज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, कांस्टेंट रेंज होती है वाटर मॉलिक्यूल की। जैसे हमने एग्जांपल लिया CaSO4 डॉट हाफ H2O, तो इसमें कांस्टेंट है रेंज वाटर मॉलिक्यूल की, कि इसमें इतने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है वाटर के। दैट इज नोन एज द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर। ठीक है, क्रिस्टल सॉल्ट्स विद वाटर, अगर हमारे पास सॉल्ट है और विद वाटर, वाटर भी उसमें प्रेजेंट है, और रिकॉग्नाइज एज हाइड्रेट्स, उनको क्या बोला जाता है? हाइड्रेट्स। ये किसकी फॉर्म हो गई? वाटर की एक फॉर्म हो गई, दैट इज नोन एज द हाइड्रेट्स। अब इसको अलग अलग नाम से हम बोलते हैं, क्या क्या बोलते हैं? वाटर क्रिस्टलाइजेशन, आर क्रिस्टलाइजेशन वाटर, और वाटर ऑफ हाइड्रेशन। अलग अलग नाम है इसके, वाटर ऑफ हाइड्रेशन भी बोल देते हैं, ठीक है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी बोल देते हैं, क्रिस्टलाइजेशन वाटर भी बोल देते हैं, तो अलग अलग नाम है इसके। ठीक है, तो ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। बट आपको अपनी एनसीईआरटी से जितनी भी एक्टिविटीज दे रखी हैं, ठीक है, एनसीईआरटी में जितनी भी एक्टिविटीज हैं आपको वो अच्छे से करनी है। वैसे ऑलमोस्ट मैंने इसमें कंप्लीट कर दिया है, बट फिर भी आप अपनी एनसीईआरटी से एक बार एक्टिविटीज से गो थ्रू होंगे। और अगर इसमें कोई भी डाउट है आपको, तो आप प्लीज मेंशन कर देना कमेंट सेक्शन में फॉर द फर्दर डाउट्स। और अपनी फर्दर वीडियोस के लिए मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, बाय।